हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। बेटा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 9th क्लास का जो एग्जाम आपका जेएनवीएसटी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, उसको लिटरल एंट्री टेस्ट भी बोलते हैं, LEST लिटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि आपका होने वाला है 11 फरवरी को। उसका सिलेबस क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको बता दूं कि नवोदय में क्लास 9th में जो एडमिशन होता है बेटा, उसके फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं एंड 15 अक्टूबर, जी हाँ, ये 15 अक्टूबर जो है आपका लास्ट डेट है। तो अभी जाओ एंड फॉर्म भर लेना, ठीक है। मैंने बताया हुआ है चैनल पे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। अच्छा, फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है तो मैं आपको एलिजिबिलिटी एक बार फटाक से बता देता हूं। उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल हैं क्लास 9th में फॉर्म भरने के लिए। मोटा मोटी बेटा आपको नॉलेज होगी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, ठीक है। लेकिन एक बार मैं एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूं कि एज वगैरह कितनी लगेगी अगर आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म जो है भरना चाहते हो तो। ये देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड कर रखा है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी डाउनलोड कर लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये बेटा कि सबसे पहले तो हमने बताया आपको 15 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है, ये याद रखना बेटा। फॉर्म भर लेना है आप, ठीक है। उसके बाद से आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 11 फरवरी को, ठीक है। और ये सभी लगभग जो 650 फंक्शनल नवोदय विद्यालय है ना, लगभग इन सभी के लिए एग्जाम होगा 11 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। सो वी डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है बेटा। ये लिंक है, आप देख लो, मैं एक बार जरा जूम कर देता हूं, navodaya.gov.in, जहां से आप फॉर्म भरोगे बेटा। नवोदया NAVODAYA navodaya.gov.in, यहां पे चले जाना। या फिर अगर आप इस पे जाना चाहते हो, NVS एडमिशन क्लास 9, अलग अलग ऐसे करके पढ़ लो, NVS एडमिशन क्लास 9.in पे, ठीक है। तो ये वेबसाइट की लिंक है, आप यहां से जाकर के फॉर्म भर सकते हो। 11 फरवरी के एग्जाम में देखो आप लिखा हुआ है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बेटा अगर, तो एलिजिबल वो बच्चे हैं जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं अभी, और वो स्कूल उनका गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, मतलब मान्यता प्राप्त है। और अभी इस सेशन में है ना, 2022 एंड 23 वाले सेशन में दे आर स्टडिंग इन क्लास 8th। दो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल इन टू फिल आउट द फॉर्म ऑफ दिस LEST यानी कि लिटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो आप बेटा अगर और दूसरी चीज एलिजिबिलिटी की बात अगर मैं करूं तो वो एज को लेकर के है। अगर आप देख लो आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2008, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/5/2008 से 30/4/2010 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो। ध्यान रखना ये जो डेट्स है ना, 1/5 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 1 मई 2008 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये भी है तब भी एलिजिबल हो, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये भी इंक्लूडेड है 30 अप्रैल 2010। तो आप देखो 2010 में पैदा हुआ 30 अप्रैल 2010, या तो बेटा आप मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में, कहने का मतलब 2008 से 2010 के बीच में, 1 मई 2008 से लेकर के अगर आप 30 अप्रैल 2010 के बीच पैदा हुए हो तो। क्लियर बात है, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपकी एज ये 10 हो गए बेटा, 2010 और अभी अपना 2022, मतलब आप सोच मान के चलो कि 12 से और 2008, 12 से 14 साल के बीच में अगर आपकी एज है बेटा तो आप फॉर्म भर सकते हो। लगभग मैं ऐसे आइडिया दे रहा हूं, बाकी डेट्स के बीच का आप देख लेना। अगर इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें थी बेटा, बाकी मेडिकल वगैरह होगा, मैंने सब कुछ बता रखा है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये है, हाँ, बहुत सारे बच्चे बेटा मीडियम को लेकर के पूछते रहते हैं, है ना। तो मीडियम देखो मैं बताऊं, जो 6th का एग्जाम होता है उसमें आप 22 भाषाओं में से कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें आपका सिर्फ इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा, तो ध्यान रखना बेटा। और ये पेपर जो होगा आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, यानी कि बाइलिंगुअल पेपर आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें थी एलिजिबिलिटी से संबंधित, मीडियम से संबंधित, ठीक है, डेट से रिलेटेड। अभी बेटा अपन डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा आपके, और एग्जाम आपको कैसे बेटा अटेंड करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है इनफैक्ट, ठीक है। चलो, हाँ जी, देखो बेटा, तो आपके एग्जाम में कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, एक एक नंबर के होंगे, है ना। जैसे हिंदी का 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन 1 नंबर का बेटा,
इंग्लिश का 15 क्वेश्चन 1 नंबर का, मैथ्स का 35 क्वेश्चन 1 नंबर का, साइंस का 35 क्वेश्चन 1-1 नंबर का। तो टोटल मिलाकर के 15-15, 30, 35-35, 70 और 30 और 70 मिलाकर के बेटा टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग। ये अच्छी बात है आप सभी के लिए बेटा, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होने वाली है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करके आना है जब भी आप एग्जाम दोगे। पहली बात तो ये है, लेकिन उससे पहले तैयारी तो करनी है ना। सुनो, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं होगी। आपका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि 2.5 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 2 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर आप पेपर सॉल्व करने की कंडीशन में हो। इस तरह से तैयारी आपको करनी है बेटा। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले जरा सिलेबस पे नजर डालते हैं, और ये सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हो बेटा। यू कैन डाउनलोड द सिलेबस। कहां से? मैं टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दे दूंगा बेटा। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, नीचे मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस कहां से पढ़ना है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। देखो, ये है हमारा सिलेबस। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये हमारा पूरा सिलेबस रखा हुआ है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेजेस आपके आएंगे, ठीक है बेटा। अरे भाई ये क्या, अच्छा ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बेटा यानी कि अनसीन पैसेजेस आएंगे। वर्ड एंड सेंटेंसेस यानी कि वर्ड एंड सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन। सेंटेंस मतलब समझ लो ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार का सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, किस तरह का है बेटा, ठीक है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कि सेंटेंस के बीच में गैप दिया हुआ है, उसको भरो, कौन सा उचित वर्ड होगा, उस तरीके से। स्ट्रक्चर, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा। रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट और प्लेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कह देगा बेटा इसको अरेंज करो ताकि ये एक मीनिंग इसका निकल के आ जाए। तो प्लेज यहां पे आ जाएगा, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह की चीजें आएंगी। पैसिवेशन बेटा, आप एक्टिव पैसिव जानते हो ना। एक्टिव पैसिव पढ़ना डिटेल में इसको। एक्टिव पैसिव आएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब जैसे कि फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। कोई तेज दौड़ता है, कोई उससे तेज दौड़ता है, और कोई सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है बेटा। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो कहां पे ये सारी चीजें यूज होती हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, किस जगह पे हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, वो आएगा आपका, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज बेटा, कैन, कुड, वुड, ये सारी चीजें। प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें बेटा आपको पढ़नी है, ठीक है। और टेंस के फॉर्म, टेंस का बेसिक आएगा, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं आएगा। टेंस के बेसिक फॉर्म आएंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे मैंने अपनी मां से कहा कि मम्मी खाना बना दो, तो सेंटेंस में लिखा जाएगा कि देवेश ने मां से कहा मम्मी खाना बना दो, ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा बेटा, है ना। और उसी को रिपोर्टेड स्पीच में लिखोगे तो उसका फॉर्म बदल जाता है, उसका तरीका बदल जाता है बोलने का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ये देखो, हिंदी में बेटा बहुत ही आसान सी चीजें हैं। वर्ण विचार मतलब आपको अक्षरों से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कौन सा तालव्य है, कंठव्य है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज है ना, क ख ग घ ङ, स्वर है, व्यंजन है, तो उससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। शब्द भेद बेटा, तो उत्पत्ति के आधार पे जैसे कोई तत्सम शब्द है, कोई तद्भव शब्द है ना। जैसे पर्ण, पर्ण मतलब क्या, पत्ता, और पत्ती, पत्ती वही पत्ती है, पत्ता एक ही बात है। तो पर्ण एक संस्कृत शब्द है, तत्सम है। पत्ता जो है या पत्ती बेटा वो तद्भव है, ठीक है। तो तत्सम तद्भव आ जाएगा। पर्यायवाची, विलोम, ये शब्द भंडार का पार्ट आ गया बेटा। पर्यायवाची और विलोम शब्द भंडार का पार्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद बेटा शब्द विवेक, शब्द प्रयोगों में सूक्ष्म अंतर, मतलब कि जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि समान, सामान और बेटा सम्मान, ये देखो तीनों एक से दिख रहे हैं लेकिन है बिल्कुल अलग, है ना। समान, सामान, समान मतलब बराबर, इक्वल। सामान मतलब अरे भाई गठरी, है ना, ये एक सामान है। सामान मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी एक सामान है। मास्टर सामान नहीं है बेटा, सुनो। और सम्मान मतलब रिस्पेक्ट। तो ये तीनों शब्द जो है एक जैसे से लग रहे हैं, बट दे आर डिफरेंट इन वन और अदर वे, ठीक है। तो ये डिफरेंट है लेकिन एक से लग रहे हैं बेटा, तो इसीलिए इसके प्रयोगों में अंतर के बारे में पूछा जाएगा। पद भेद, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें, पद यानी कि व्याकरणिक कोटि की पहचान, ये दोनों चीजें रिलेटेड ही हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, जैसे बेटा बारिश हो रहा है, सही है क्या, नहीं ना, बारिश हो रही है, ठीक है, स्त्रीलिंग, बारिश हो रही है। इसी तरह से और सारी चीजें आपको, जैसे कि लड़के खेलता है होगा, दिया हुआ होगा वहां पे, तो आपको बताना है कि लड़के खेलते हैं, खेलता नहीं है, लड़के खेलते हैं,
ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको वहां पे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए दिया गया होगा, आपको करना होगा। वाक्य रचनांतरण, कौन सा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इस पे आधारित क्वेश्चंस होंगे आपके। एंड इसके बाद बेटा मुहावरे और लोकोक्ति, ये फिर अपने शब्द भंडार नहीं कहेंगे इसको, ये तो अलग से ही शब्द भंडार में मान सकते हैं। वैसे मुहावरे बहुत सारे आपको याद करने पड़ेंगे, उनके अर्थ याद करने पड़ेंगे। वैसे ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। जैसे आपको किसी पैसेज में दे करके पूछ लेगा, भाई ये बताओ कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो उस पैसेज के आधार पर बेटा बड़े आसानी से तुम निकाल सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, याद तो करना पड़ेगा बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा। नेक्स्ट आप साइंस का अगर देखो बेटा, मैथ्स का मैंने लगाया क्या? हाँ मैथ्स का है, मैंने सोचा यार मैथ्स का मैं भूल गया क्या। साइंस में एक बात बताओ बेटा, देखो ये जो सारे के सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी 8th क्लास के हैं। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी, खुद की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो, 8th क्लास की एनसीईआरटी जम करके पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, समझ रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, सब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है बेटा। फैक्ट्स पे, जैसे सोडियम के बाहरी उसमें छल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये देखो रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये, एक मिनट किधर गया, अच्छा शुरू में फूड से रिलेटेड, अरे यार क्या हो रहा है ये, फूड से रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है बेटा। मटेरियल्स 1 मटेरियल 2 करके दिया हुआ है, एक तो आपका सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, मेटल एंड नॉन मेटल। मटेरियल सेकंड जो है कोल पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, कंबस्शन एंड फ्लेम, ठीक है। तीसरा लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बेटा, प्लांट एंड एनिमल के सेल के बारे में क्या अंतर है, कैटेगरीज के बारे में, अलग अलग क्लासेस होती हैं ना, अलग अलग बेटा क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो उस कैटेगरीज के बारे में पूछा जाएगा आपसे। और कुछ कुछ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के बारे में आपको ये चीजें याद करनी है, ये लिस्ट एक होगी जिसको आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हाँ उसके बाद ये तो मैंने बता दिया। फोर्स से रिलेटेड देखो सारी चीजें हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर, सारी चीजें नहीं है बेटा, बहुत तरह के फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बस कुछ एक छोटा सा हिस्सा है बेटा आपके में, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। लाइट जो है, लाइट से संबंधित सारी चीजें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई के, केयर ऑफ आईज के बारे में, ठीक है। इसके बाद साउंड से देखो, लाइट से रिलेटेड ह्यूमन आई है, साउंड से रिलेटेड ह्यूमन ईयर्स है, लाउडनेस, पिचेस, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, ठीक है। आपको पता होगा बेटा कि कुत्ते बहुत, जिस आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं, कुत्ते उस भी आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से ऐसे साउंड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो साउंड से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड आपको पढ़ाई कर लेनी है। ये सारे चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में कि पढ़ना कैसे है, बट सिलेबस देखते हैं पहले, ठीक है। देखो अगला बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपके 8th क्लास का चैप्टर है। नेचुरल फिनोमेना, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। लाइटनिंग बेटा बिजली का कड़कना, गड़गड़ाना, ठीक है, ये हो गया। थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें आएंगी। सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र बेटा, अरे सप्तऋषि मंडल है ना, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन है ना, अर्सा मेजर, बिग बियर, तो उन कॉन्स्टिलेशन को याद करना है हमें, और अपने सोलर सिस्टम के बारे में एक बेसिक जानकारी रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स पे अगर बढ़े बेटा, तो मैथमेटिक्स में देखो ये सारी चीजें आप एक बार नोट कर लो बेटा, ठीक है। रैशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंशियल पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो इसमें मैं बताऊं ना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज आपका हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा, सिंपल इंटरेस्ट से बहुत सवाल आते हैं, कंपाउंड में थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी तुम पढ़ना बेटा, वेटेज सबसे ज्यादा इसको देना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी तो है ही, ठीक है, लेकिन फोकस इस पे करना, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा, अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक बेटा। चलो अगला देखते हैं। अगला है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जैसे बेटा मोदी जी वाला a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड फैक्टराइजेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा बेटा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल इक्वेशन जो है वो एक
ये तो हमारा एक चैप्टर ही है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स भी 8 का चैप्टर है बेटा। तो ये सारे चैप्टर कोई अलग से नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार ये कहाँ से चैप्टर लिख के दिया हुआ है बेटा। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके 8th क्लास के ये मेंसुरेशन में देखो, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं निकाल सकते क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पढ़ सकते क्या बेटा, ट्रायंगल नहीं पढ़ सकते क्या। तो ये सारी चीजें ना 8th की आपकी है। डेटा हैंडलिंग में देखो बेसिक से बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड प्रोबेबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब इससे रिलेटेड ही है, कोई अलग से चीज नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के कुछ बेसिक से सवाल आएंगे आपके, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना बेटा। अच्छा ठीक है, तो ये सारी बातें रही बेटा। ये मतलब सिलेबस हमने बताया आपको, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी बेटा थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्विक डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है बेटा। एक थोड़ा सा क्विक डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, हाउ टू प्रिपेयर। देखो बेटा बात ऐसी है, कैसी है मास्टर बेटा, घर जैसी है। मैं कह रहा हूं ना कि आपके पास टाइम कितना है, ये देखो बेटा आपके पास टाइम कितना है। अक्टूबर बीत रहा है लगभग, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का टाइम है आपके पास। ज्यादा टाइम नहीं बेटा, ओनली 3 मंथ्स, वी हैव ओनली 3 मंथ्स बेटा। तो अगर ये 3 महीने का मेरे पास टाइम है और मेरे पास सब्जेक्ट्स कितने कवर करने हैं मेरे को जरा बताना बेटा। सब्जेक्ट्स कवर कितने करने हैं? इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गया आपका, ठीक है, जनरल साइंस हो गया आपका, ठीक है बेटा, और एक अपना क्या हो गया, मैथ्स हो गया। अब अगर मैं पूछूं बेटा इसमें सबसे हार्ड कौन सा है, बहुत सारे बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे बेटा, मैथमेटिक्स हार्ड है। और सच बात भी है क्योंकि प्रैक्टिस आपको मैथमेटिक्स में ही ज्यादा करना है। तो आप मान के चलो ना ये जो 3 महीने बेटा ना लगातार तो आपको नहीं करना है, लेकिन मैथमेटिक्स ही 1 महीना ले लेगा आपका, पूरा का पूरा 1 मंथ, ठीक है बेटा। 1 मंथ बेटा मैथमेटिक्स ही आपका ले लेगा। अगर आप जनरल साइंस देखो तो जनरल साइंस कठिन तो नहीं है, लेकिन फैक्ट्स बेटा बहुत ज्यादा आपको रटने होंगे। ये रटना बुरा मत मानना बेटा, क्योंकि रटना पड़ेगा यार। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर रटोगे नहीं तो क्या याद करोगे, है ना। तो फैक्ट्स आपको रटने यहां पे पड़ेंगे बेटा, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये लगभग 20 दिन आप टाइम इसको दे सकते हो, 20 डेज का टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लगातार इसी को पढ़ो 20 दिन, बेटा भूल जाओगे। मतलब कहने का मतलब वेटेज उतना इसको इंपॉर्टेंस दो 20 दिन के बराबर। जैसे कि अगर इसको तुम ये 1 महीना बराबर ये 30 दिन हो गया ना बेटा, तो अगर इसको 3 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको 2 घंटे पढ़ो, अगर इसको 1.5 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको 1 घंटे पढ़ो। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में बेटा एक आपको चुनना पड़ेगा। आपका मीडियम क्या है वो आप देखो। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश को सबसे लास्ट में पढ़ना बेटा, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी को सबसे लास्ट में पढ़ना। क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि ये ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप एक क्या बोलते हैं अपने देख करके बेटा, पढ़ करके ही उसको लगा सकते हो सवाल को। डायरेक्ट देख करके तुम कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रहे ना बेटा तो आप कर सकते हो, पढ़ करके इसको लगा सकते हो सवाल को। डायरेक्ट देखा और आंसर आ गया, सिंपल से सवाल आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जिस मीडियम में पढ़ाई की है तो आपने बहुत सारी बुक्स उसकी पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। तो बुक्स पढ़ रखी है कहने का मतलब बेटा कि आपके पास पहले से उतनी नॉलेज लगभग है, थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। तो लास्ट में चूंकि ये 3 महीना हमारे पास बहुत कम टाइम है, समझो मेरी बात को। अगर ज्यादा टाइम होता तो हम इसको टाइम देते, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, 3 महीना, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो टाइम देना है बेटा वो लास्ट के 1 हफ्ते लास्ट में आप दे देना, जो भी आपका मीडियम। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी को लास्ट में टाइम देना, इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश को लास्ट में टाइम देना है, ठीक है। एक चीज और देखो, ये तो रहा यार टाइम की बात, ये तो रही टाइम की बात, लेकिन टाइम में भी अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप जैसे दिन में 4 घंटे 5 घंटे जितने भी पढ़ते हो इस रेशियो में डिवाइड करके पढ़ लेना टाइम। ऐसा नहीं बोलो कि लगातार 1 महीने मैथ्स ही मैथ पढ़ते जाओ, फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा, है ना। टाइम को डिवाइड करो, अपने हिसाब से डिवाइड करो। मैं बताऊंगा तो वो दिक्कत होगी आपके लिए। आपका शेड्यूल कब है ये आपको ज्यादा अच्छे से पता है। आप रात में पढ़ना पसंद करते हो या सुबह उठ के अर्ली बर्ड हो, सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हो, तो ये चीजें आपको पता है ना। तो आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड करो, लेकिन टाइम का डिवीजन कुछ इस तरह से करो बेटा कि ये वेटेज जो है ना मैथ्स को ज्यादा मिले, जीएस को थोड़ा सा कम, और फिर इसको और भी कम मिले। बाकी जो चीजें बचेंगी ना, बाकी जो दिन बचेंगे हमारे पास, उसमें हमें बेटा प्रैक्टिस पेपर्स खूब सारे करने हैं, ठीक है। तो पहला अभी काम ये करना तुम कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना जरा, अभी जाना बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बुक मंगा लो एक, सबसे बढ़िया ऑफलाइन जो है बुक से तैयारी करोगे, पीडीएफ वगैरह से मत करना यार, इससे होती नहीं है तैयारी, सीधी बात है, ठीक है। बुक मंगा लो, स्टूडेंट्सों की बुक आएगी, कोई सी बुक मंगा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप देखो कि उसमें आपको क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अगर जो चीज नहीं आ रही है उसमें आपको उस पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। एक बार हिंदी मीडियम है तो हिंदी देख लो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश देख लो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, विल गेट एन आइडिया,
इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ मेरे को इस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, मेरे को मुहावरे लोकोक्ति में दिक्कत आ रही है, मुझे व्याकरणिक कोड की पहचान में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मुझे पैसिवेशन में दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो वहां से आपको बात पता चल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहली बात ये आपको बेटा 3-4 दिन तो अभी यही लगाने हैं, है ना, मंगा लो 3-4 दिन यही बैठ करके लगाओ, सॉल्यूशन के साथ लगाओ, पहले बिना सॉल्यूशन के लगाओ एंड फिर बेटा सॉल्यूशन देख लो उसका, तब आपको आइडिया ज्यादा अच्छे से होगा, खुद को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करो तैयारी जब बेटा, तो मैं कह रहा हूं आप सबसे पहले आप एक बुक कोई भी, अच्छा सोर्सेस के बारे में मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको, तो बुक्स कोई भी ना बेटा एक गाइड ले लो मार्केट से, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस की किताबें आती हैं, कोई भी एक ले लो बेटा सफिशिएंट रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा कि अलग अलग सोर्सेज से हम लोग तैयारी करें, तो कोई एक गाइड ले लो, उससे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, एक जगह पे मिल जाएंगी सारी चीजें। जब उस गाइड को आप खत्म करना है, इस गाइड कोई भी गाइड ले लेना, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी गाइड्स हैं, तो एक गाइड के हिसाब से इसके अलोंग तैयारी करो बेटा। जब आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी यार थोड़ी अच्छे लेवल की हो गई है, मतलब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप जाना आपकी जो सीबीएसई की बुक है ना, आपकी जो सीबीएसई के बुक्स हैं 8th क्लास की बेटा, 8th क्लास की जो आपकी बुक्स हैं वो चैप्टर खोजो और उसके पीछे जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उन सबको ऑब्जेक्टिवली लगाओ। मतलब जैसे अगर आपसे पूछा गया होगा वहां पे कि प्लांट्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम में, या फिर प्लांट्स के, एक मिनट बेटा रुकना, ठीक है, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट बताएं आप, ठीक है, तो उसमें एक एक चीज आप नोट डाउन करते चलना, है ना, एक एक पॉइंट कि हाँ ये ऊपर होता है, ये इधर है, ये इधर, ओव्यूल वगैरह सारा कुछ नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो चीजें ऑब्जेक्टिवली अगर याद करके रहोगे तो क्लिक करेंगी, ऑप्शन देख करके तुरंत टिक लगाना है तुम्हें, सब्जेक्टिव तो कुछ लिखना नहीं है, तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस तुम लोग जरूर से लगाना है। जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स में वो एक बुक मंगा लेना, वो लगाना, ठीक है। तो ये मैं तब बोल रहा हूं जब इस गाइड से तुम जितनी जल्दी इस गाइड को खत्म कर पाओ बेटा उतनी जल्दी करो, उसके बाद इस सीबीएसई के क्वेश्चंस लगाओ, और उसके बाद फाइनली आप एक काम करना बेटा, मॉडल पेपर्स, किसी भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर आप ले लेना, मॉडल पेपर की लास्ट के बेटा, मैं बता रहा हूं ना, मैंने कहा कि लास्ट के जो 7 दिन है वो आप लैंग्वेज को तो दोगे, लेकिन पूरा टाइम नहीं दोगे, आप इसको बढ़ा भी सकते हो 10 दिन, अगर थोड़ा 1-1, 2-2 घंटा देना चाहो तो, लेकिन लास्ट के जो 10 दिन है ना, 10 डेज, उसमें आपको मॉडल पेपर लगाने ही लगाने हैं बेटा, बिल्कुल, ठीक है। इसी से आपके नंबर इंक्रीज होंगे, मॉडल पेपर, और कहीं भी अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलता है तो दे सकते हो, या फिर मॉडल पेपर ही सफिशिएंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो ये तैयारी आपकी होनी चाहिए बेटा, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अगर आप नवोदय विद्यालय निकालना चाहते हो तो, ठीक है। टाइम बहुत कम है हमारे पास, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंट सोर्सेज को मत पकड़ो, किसी एक सोर्स को पकड़ो एंड स्टिक टू दैट सोर्स बेटा, जिस सोर्स को तुम पकड़ रहे हो वहां पे स्टिक रहो, तैयारी करो, अच्छे से करो, जम करके करो, ठीक है। डिफरेंट जगह भागोगे तो यार कुछ नहीं होगा फिर आपका, ठीक है ना। एक जगह से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। आई होप की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई फिर भी डाउट आपका रह जाता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब दे पाऊं। और बाकी अगर आपके छोटे भाई बहन क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अर्जुन बैच चल रहा है क्लास 6 के लिए, ठीक है, और ये फौजी बैच चल रहा है क्लास 6 के सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, है ना बेटा। आप हमें इस नंबर पे 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं इन बैचेस के बारे में। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।